Every episode, a new voice, a new Welcome vision. back to the new episode of Nazariya the Vision. हम इनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देंगे। कृषि के क्षेत्र में, दुग्ध के क्षेत्र में और छोटे मझोले जो हमारे उद्योग हैं, अगर इस कसौटी पर यह समझौता आता है, स्वागत होना चाहिए। प्रेशर भी हमने जो समझौता किया है उसको एक झटके से सबको खत्म कर। रूस चूंकि हमारा दोस्त था, उससे भारत को अलग थलग कर कम पार्लियामेंट में इस पूरे डील को रखते, इस पर बहस कराते। यह भी नहीं। आज भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस स्ट्राइक को किसका आह्वान है, क्यों हो रही है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ AIPF के फाउंडर मेंबर अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, तो ये जो स्ट्राइक है आज, तो ये किसका आह्वान है, क्यों हो रही है, इसका मकसद क्या है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जिस पर ये हो रही है? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। देखिए, आज की जो हड़ताल है वो ट्रेड यूनियंस ने, जी, मेरे ख्याल से BMS को छोड़ के सभी ट्रेड यूनियंस हैं, उन लोगों का ये आह्वान है। और इस आह्वान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी जुड़ गया। अच्छा। और साथ ही साथ कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर नागरिक भी इसके समर्थन में खड़े हो गए। ओके। और यह मुझे लगता है कि यह सामान्य किस्म की हड़ताल नहीं है। कुछ बोनस बढ़ाने के लिए या कुछ मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई मैंने आर्थिक मुद्दे के इर्द गिर्द यह हड़ताल नहीं है। यह केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभाव जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है, बहुत हमारे होलिस्टिक, मेरे स्ट्रक्चर्स के सामने जो खतरे हैं जी, उसको इसने उठाया है। जैसे 4 लेबर कोड का सवाल उठाया है, पीजेंट्री की जो बदतरी बढ़ती जा रही है उसके सवाल को उठाया है, और सर्वाधिक इसने इंडो अमेरिकन जो ट्रेड डील हुआ है उससे हमारे आम लोगों का जो नुकसान है उस प्रश्न को उठाया है, यह कहते हुए कि बराबर की हैसियत से हमने अमेरिका के साथ व्यापार नहीं किया, और हालत ये है कि अब हम अपना जितना भी सीमा शुल्क लगाते थे वह 0% टैरिफ में हम आ गए। चलिए इस पर हम लोग तो अभी जो हड़ताल है, आज देश भर में ये हड़ताल अभी तक की प्राप्त रपट के हिसाब से सफल रही। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इफेक्टेड हुए हैं? ये आंदोलन हड़ताल में बेसिकली सभी पब्लिक सेक्टर्स के लोग, जी, अधिकांश उसका हिस्सा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, रेलवे वगैरह नहीं, ये कर्मचारियों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अमूमन इस तरह से नहीं आता है, लेकिन बैंक्स के लोग हैं। करोड़ों की तादाद में अमूमन इस तरह की हड़ताल में पब्लिक सेक्टर्स के लोग या प्राइवेट कंसर्न में काम करने वाले ठेका मजदूर या ग्रामीण अंचल में खेत मजदूर, छोटा किसान, ये सब लोग इसमें शरीक हुए हैं और होते भी रहे हैं पहले भी। और किसान आंदोलन, किसान का संयुक्त किसान मोर्चा है, वो बाद में इसमें नहीं, उसने इसके साथ एकता जाहिर की। अच्छा, बाद में समर्थन दिया? समर्थन बाद में नहीं, जब घोषणा हुई तभी उन्होंने कर दिया। लेकिन आप ये ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रेड यूनियन प्लस किसान संगठन प्लस आम लोकतांत्रिक नागरिक संगठन, उन लोगों ने इसका समर्थन किया। कुछ दलों ने भी समर्थन किया। तो आपकी जो रिपोर्ट है जो आप बता रहे हैं अभी तक की, कि ये बहुत कामयाब रही है, तो इसमें किन राज्यों से आपके पास रिपोर्ट है कि नहीं, जैसे मान लीजिए केरल में, जी, केरल में अभी तक जो सुनाई दिया है कि अच्छी रही। जी, यूपी में ट्रेड यूनियन फ्रंट पर लखनऊ में आज उन लोगों ने DLC ऑफिस में वहाँ गैदरिंग रही। इधर पूर्वांचल के कई जिलों में ग्रामीणों ने, सोनभद्र में, अनपरा वगैरह में मजदूरों ने, और बिहार में बड़े पैमाने पर आम लोग इसके पक्ष में उतरे। तो अभी तक जो हमने देखा है
दिल्ली की रपट या पंजाब में कैसा रहा वो अभी हम नहीं देख पाए हैं, जी। लेकिन अमूमन जो हमको रपट है कि ये अच्छा समर्थन लोगों का मिला है। जो मकसद अब ये अलग बात है कि अभी नागरिक समाज का जो बहुत बड़ा दायरा है जी वहाँ तक इस तरह के सवाल उठ नहीं पा रहे हैं, उनको दूसरे मुद्दों पर उलझाया जा रहा है, जो ऐसे मुद्दे जो उनके राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त करते हैं, जी उन पर वो पूरी बहस डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे आज ही देखिए, उस पर मैं डिटेल नहीं कहने जा रहा हूँ, जनगण मन के साथ एक और जी 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 जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके साथ वो वंदे मातरम का राष्ट्रगीत, कंपल्सरी, जिसको हम रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोगों ने राय मशविरा करके कहा था कि देश नक्शा नहीं है, देश का जब हम मतलब समझते हैं तो उसकी पहली बात ये होती है कि वह देश जनता का है, वह नागरिकों का देश है, हम उसके लिए राष्ट्रगान बनाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि देश को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है मानो वो कोई देवी हो और उसकी सीमाओं की पूजा की जानी चाहिए, हिमालय से लेकर समुद्र तक। ये एक फैक्टर है, लेकिन जो उसमें निवास करने वाला है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, देश तो लोगों से वो लोग जो उसको बना रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या भूमिका बन रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। हर चीजों को एक मैंडेट जारी करके लागू किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार की खूबी है। इस स्ट्राइक में पब्लिक यूटिलिटी या वो कहाँ तक इफेक्टेड हुई है कि लोगों तक इस बात को नहीं, हड़ताल थी इसलिए वो उस तरह कोई बंद तो था नहीं है। हड़ताल का मतलब जैसे बैंक ने आपने बताया, हाँ, बैंक के बारे में, बैंक शामिल सरकारी बैंक में भी ये बात आई थी। अभी क्या पोजीशन है लेटेस्ट में नहीं कह सकता, है। वो तो इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट वो कर सकता है, किया होगा, कह नहीं सकता उसको जी कि कितना स्तर पर उनका पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन ऑन द होल ये मानते हुए कि अभी भी समाज का बड़ा हिस्सा देश के सामने जो बड़ा खतरा आया है उसकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं है, फिर भी सीमित दायरे में तो आपका कहना है कि ये राष्ट्रीय जो हड़ताल है वो सफल रही। तो ये खास तौर से अमेरिका इंडियन जो ट्रेड डील अभी फाइनलाइज हुई है, जिसे गवर्नमेंट कह रही है कि ये बहुत अच्छी डील उसने की है, और अपोजिशन और बहुत सारे जो एनालिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि ये डील बहुत नीचे आके हुई है। मेन इसी पर स्ट्राइक है या और सारे मुद्दे? नहीं, मेन स्ट्राइक में यह भी एक हिस्सा है। किसान आंदोलन, किसान मोर्चा में जो शामिल हुआ है वो इसी मुद्दे की वजह से शामिल हुआ है? ये नहीं, किसान, हाँ, किसान भी इसके हुआ है, और किसानों में और मजदूरों में, कर्मचारियों में एक एकता भाव है, क्योंकि सरकार की नीतियों से ये तीनों सेक्टर, कर्मचारी, वर्कर, किसान, लोअर मिडिल क्लास, खेत मजदूर, इनका नुकसान हो रहा है। तो यह आह्वान जरूर ट्रेड यूनियंस ने किया, लेकिन उतना ही पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी किसानों की रही, आम नागरिकों के कुछ राज्यों में बढ़ चढ़ के रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं जी। देखिए, अभी हम इंडो यूएस डील पर आते। पहला जो मुद्दा है कि भाई आपने बहुत लंबे संघर्ष के बाद जीवन स्तर में काम का समय 8 घंटे तय हुआ है। अब ये जो निजाम आई है वो 12 घंटे से का नियम बना रही है। अब आप सोचिए, 12 घंटा काम करने वाला जो मजदूर है उसकी पगार भी, उसका वेतन भी, उसका जो वास्तविक मूल्य है वो घट रहा है। तो इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा कि लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो पूरी अर्थव्यवस्था डंप हो जाएगी। वह अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन बंद हो जाएगा, जो अभी बंद हो गया है। आप उसको और भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा है कि ये 4 लेबर कोड जो है इसको हटाया जाए, और जो हमारे न्यूनतम संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसमें हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है, काम के घंटे तय करने का अधिकार है, उसको खत्म न किया जाए। तो एक तो ये था। किसानों का कहना है कि भाई ये आपने जो भी एमएसपी हो या बिजली बिल आप लाए हो, इस तरह की जितनी चीजें हैं उससे तो किसानी बर्बाद हो रही।
अब उसके बाद आप इंडो यूएस ट्रेड डील में चले गए। तो यह जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठेका मजदूर से लेके छोटा मझोला किसान, ये तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कैसे बर्बाद होगा उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा जी। उसके अलावा और कोई मुद्दा है इस पर? हम यूएस डील पर तो अलग बात अभी कर रहे हैं, आप उसको विस्तार से नहीं, इसके बताएंगे? साथ इन्होंने यह भी मुद्दा जोड़ा है कि हमारी जो राजनीतिक संप्रभुता है जी, जो अपनी नीतियों को बनाने का हमारा स्वायत्त अधिकार है, उसका धीरे धीरे क्षरण हुआ है। देश विदेश के नीतियों को कारपोरेट्स बढ़ाने का तो अधिकार नहीं होता, वो तो पॉलिसी मेकर्स ही बनाते हैं, ये इनका पॉलिसी- पार्टिसिपेशन हो सकता है। इनकी मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया हमारी sovereignty की बात कर रहे गवर्नमेंट हैं। जो एक सॉवरिन स्टेट इसको जी, जी। बनाता है, उसके राइट्स को डेंट ओके। किया जा रहा। कर्टेल किया गया, ठीक है। तो मुद्दा, खास मुद्दा जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है, वो जो प्रिवेलिंग अनडेमोक्रेटिक एक्ट्स जो हो रहे हैं उसके खिलाफ है, प्लस इसके बाद आ गया जो यूएस डील की गई है उसके खिलाफ भी आम पब्लिक भी, आप बता रहे हैं कि आम पब्लिक को भी इसकी समझ हुई है और वो भी उसमें शामिल हुआ है, और ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर्स और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एडिशनली इसमें किसान मोर्चा ने पार्टिसिपेट किया। अब हम आ जाएं ट्रेड डील पर। किसान मोर्चे के साथ साथ यूथ रोजगार अधिकार जी, अभियान, आम पब्लिक, ने रोजगार अधिकार अभियान एक नौजवानों का बड़ा विशिष्ट ये आपका अभियान है। आपका एक बहुत अच्छा कैंपेन है। मेरा ही यानी कि कंपेन नहीं है, आप- इसमें ऑल इंडिया लेवल पर यूथ की बड़ी हिस्सेदारी है, रोजगार अधिकार अभियान में बढ़ रही है। जी, उन लोगों ने भी अपनी मांगे रोजगार के लिए, वो धन के लिए कारपोरेट को टैक्स करने की भी बात उठाई है। जी। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। वो लोग भी इस अभियान में, इस हड़ताल में शरीक थे। तो अब सर आप से हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो यूएस डील हुई है, तो आप न्यूट्रल होकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, अगर आपने इसकी स्टडी की है तो ये इसमें क्या फ़र्क आने वाला है और कैसी डील हुई है? देखिए, न्यूट्रलिटी की बात नहीं है। मैं आपको एक बात मैंने साफ तौर पे कह रहा हूँ जी, मेरा एक राष्ट्रीय नजरिया है, एक राष्ट्रीय दृष्टि है, जी, और आम जन के हित के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। जी, मैं उसी नज़र से इसकी Definitely. वस्तुगत व्याख्या करता हूँ। अभी पहली बात ये थी कि क्या जो हम अमेरिका के साथ समझौता किए, क्या दो स्वतंत्र देशों ने आम राय बनाकर यह व्यापार समझौता किया? सर प्राइमरी फेसी जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो ये टैरिफ रेट अमेरिका ने लगाया था वो कट डाउन किया है उसने, वही और पाकिस्तान को 19% दिया था, यहाँ 18%। मैं वही बात आपको, मैं कह रहा हूँ कि यह एक डील का पार्ट है जिसको केंद्र सरकार और जो सत्ता समूह है जी, और ख़ास तौर पर कारपोरेट मीडिया है, वो उसी तरह से एक जीत की बधाई और पूरा माहौल बना रही ये है। तो कम टैरिफ कम हुआ है, जैसे ये जैसे जीत जैसे नोटबंदी, जी, नोटबंदी को ही बताया गया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में फैल रहा है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। असलियत सबके सामने है कि जितने ब्लैक फंड्स रुपए जी, थे जी। वो भी उसमें वाइट हो गए। मैं कह रहा हूँ कि यह टैरिफ कम हुआ है, किस कीमत पर कम हुआ है? एक और 50%। पर्सपेक्टिव है कि कुछ जो मोस्ट फेवरेट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया नहीं है यूएस के, तो जहाँ मोस्ट फेवरेट कंट्रीज हैं उनको 5% की एडिशनल रिबेट दी जाती है। तो जैसे जहाँ 19% है तो वहाँ पर 14 हो गया, 5% घट के, लेकिन यहाँ पे 18 के 18 ही होगा। मैं ये कह इसके रहा अलावा? हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 18 है या 19 है या जी। 50 है, जी, सवाल ये है कि ये जो ट्रेड है, ट्रेड क्या दोनों देशों के आम नागरिकों के हित के अनुरूप है या कारपोरेट की लूट नहीं, के पहले आप पक्ष बता में? रहे थे किस कीमत पे हुआ है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, किसकी कीमत क्या हमने चुकाई है? जी। कीमत ये चुकाई है कि चलो हमको 18 पर ही इन्होंने सीमा शुल्क लगाया, टैरिफ लगाई। अब ये जो उन्होंने हमारे माल पर कितना टैरिफ लगा,
जी। जो हम बेचने जा रहे हैं उस वह पर पर ये 18 कर दिया, जी और जो वो हमको बेच बेच रहे हैं जी उसको उन्होंने शून्य कर दिया, हम्म, 0 कर दिया। जी तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें देखते हैं, क्या बराबर का औसत का खेलने का हमको मौका मिला है? पहली बात नहीं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे कम से कम 8-10 गुना ज्यादा बड़ी जी अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, अमेरिका के पास हायर टेक्नोलॉजीज है। तीसरी बात, उनका बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो डेयरी उद्योग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या जो भी प्रोडक्शन के जी। क्षेत्र है। उनका जब माल आएगा हमारे देश में तो उस माल से निपटने की क्षमता क्या हमारे छोटे मझोले किसानों के अंदर है? क्या हमारा जो व्यापारी है उसके अंदर वो क्षमता है? क्या हमको इस तरह से जो भी उनके माल आएंगे दुग्ध उद्योग से लेके हर जगह, क्या हम मार्केट में उनसे compete कर सकते हैं? यहाँ एक तर्क दिया जा रहा है। ऑटोमोबाइल से लेके चलो, ऑटोमोबाइल्स में कारपोरेट हिंदुस्तान के हैं, जी मैं उस बात को छोड़ भी दूं। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कंपटीशन में तो भारतवर्ष को उतरना पड़ेगा। नहीं, ये तय है कि न हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस स्तर की, न हमारे पास पूंजी है उस स्तर की। हमारा बजट ही जितना है उसका करीब हमको 2 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्ज है, उसका भुगतान करना ही हमारे लिए कठिन है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि 500 बिलियन का ट्रेड वो भारत करेगा। ट्रेड बैलेंस, आपका कहना है कि ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा भाई इससे। 500 बिलियन का ट्रेड अगर भारत उनके साथ करेगा तो आपकी 80-90% जो पूरी आमदनी माने बजट का हिस्सा है ट्रेड वो उसी में खर्च हो जाएगा। तो आपका अन्य काम कैसे होगा? मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस समय ट्रम्प दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह राजा बना हुआ है और अपनी शर्तों पर वह दुनिया को चलाना चाहता है। ये भारत के साथ ही नहीं है, ढेर सारे देशों के साथ वो कह रहा है। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो रास्ता क्या था अगर ये ट्रेड नहीं, ये वही मैं बता रहा हूँ। अभी जो इन्होंने ये इस तरह से किया है, जी यह रास्ते हमारे बंद नहीं थे पहले से। देखिए, यह जो समझौता है इसके चरित्र को समझिए। हम गैट्स से लेके WTO तक कुछ शर्तें पश्चिम की नहीं मानते थे। पश्चिम से मेरा मतलब वहाँ की आवाम से नहीं है, जनता से नहीं है, वहाँ के इलीट पॉलिटिकल सेक्टर्स का है, कारपोरेट का है। जी मैंने कहा था अपने घरेलू उद्योग में हम इनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देंगे। कृषि के क्षेत्र में, दुग्ध के क्षेत्र में और छोटे मझोले जो हमारे उद्योग हैं, इन क्षेत्रों में हम इनके आने की इजाज़त नहीं देंगे। और यह भी कहा गया कि हम सब्सिडी भी नहीं ख़त्म करेंगे। WTO में भी हमने कहा कि हम सब्सिडी नहीं ख़त्म करेंगे। जो ज़रूरत होगी हमको खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, वहाँ हम उसको भी देंगे। ये सब जो गैट से लेके WTO में अंडर प्रेशर भी हमने जो समझौता किया है उसको एक झटके से सबको खत्म कर दिया। अब अभी भले लोग कहें कि अभी सब सेक्टर में नहीं आ रहा है, अरे भाई आपने कदम तो उधर बढ़ा दिया ना। अब तो जब एक बार दरवाजा खुल गया, एग्रीकल्चर, दुग्ध, ये सब आपके सेक्टर्स में हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि इससे हमारी राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता मजबूत हो रही है, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, क्या भारत प्रॉस्परस हो रहा है, डेवलप कर रहा है? अगर इस कसौटी पर यह समझौता आता है तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। मेरा ये मानना है। एक्सपोर्ट पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट पर आपका कितना एक्सपोर्ट वर्ल्ड के साथ है ही। हम ये कह रहे हैं आपसे चीपर। देखिए, वियतनाम से लेकर इन देशों में आपसे 1% ज़्यादा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनका जो लेबर कास्ट है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो वर्ल्ड मार्केट में हमसे सस्ता बिकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इवन बांग्लादेश से भी ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश भी इनसे बेहतर स्थिति में पहुँच रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों पर अगर हम ट्रेड को देखें, देखिए हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी कभी नहीं रहे हैं। 91 से हमको निर्यात मूलक एक
अर्थव्यवस्था दी जा रही। हम जब तक अपनी तकनीकी नहीं विकसित करेंगे, अपनी पूंजी नहीं विकसित करेंगे, अपना आंतरिक जो हमारा डोमेस्टिक यूज है, अपने बाजार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम बेसिकली कुछ निर्यात करके सोचें कि हम दुनिया में अपनी स्थान बना लेंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, ये नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, उन पूरे प्रश्नों को इस बार के डील में ताक पर रख दिया गया। और इसमें जैसा मैंने कहा कि कोई इस पर हमें बताए कि इस डील से हमें लाभ क्या है। मैं सरकारी आंकड़ों पर भी विश्वास कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो हमको इसको बताएं। इसीलिए डरे हुए हैं। पार्लियामेंट में इतना बड़ा आप एग्रीमेंट करके आए, जो पिछले 20 सालों से जो प्रयास था भारत का, उसको आपने चौपट कर दिया। तो आप कम से कम पार्लियामेंट में इस पूरे डील को रखते, इस पर बहस कराते। ये अभी नहीं हुआ और अभी भी ये टाल मटोल ही चल रहा है। ऑयल का मामला भी है, ये ट्रेड का ये हो गया। अब इससे मतलब क्या है? अब इसके आर्थिक कारणों में मैं रूस की बात को तेल तक सीमित नहीं करता, ईरान से सीमित नहीं करता, चीन से व्यापार को सीमित नहीं करता। इसके राजनीतिक जो कारण है, उस संदर्भ में मैं रूस के तेल को लेना चाहता हूँ। रूस का तेल क्या है? रूस केवल तेल ही नहीं सप्लाई करता, रूस हमारे देश में डिफेंस में भी ज्यादा खर्च करता रहा है। और रूस हर समय यूएनओ में भारत के साथ खड़ा होने वाला एक देश रहा है। जी। अभी उसको खो दिया हमने। भाई ट्रंप ने कह दिया कि आप रूस के साथ, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कमिट किया है कि या भारत में सत्ता प्रतिष्ठान है, उसने कहा है कि रूस से खत्म करके वेनेजुला और अमेरिका से तेल लेंगे। देखिए, वेनेजुला में भी जबरन कब्जा कर लिया है अमेरिका। वहां की चुनी हुई जो सरकार है, उसके प्राइम मिनिस्टर को उठा करके अपने यहाँ कब्जे में ले लिया है। तो गुंडई जिसको कहते हैं ना, माफियागिरी जिसको कहते हैं, वो ट्रंप का व्यवहार वैसा है। अच्छा, ये ट्रंप व्यक्ति नहीं, वो पूरे इस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का व्यवहार है। ये वॉल स्ट्रीट का व्यवहार है, ये आयल बैरन्स का है, ये कंज्यूमर के को लूटने वाले उस इंडस्ट्रीज का है, फार्मास्यूटिकल का है। ये सब मिल करके एक काकस बनाए हैं जो लिबरल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको पलट करके जो जंगल राज हो सकता है दुनिया में, जो तानाशाह जैसे चाहे उसको करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ रूस चूंकि हमारा दोस्त था, उससे भारत को अलग थलग कर दिया। ईरान के साथ हमारा जो ट्रेड था, रिश्ते थे, उसको अलग थलग कर रहा है। फिलीपींस में हमने क्या कहते हैं, अपने पैलेस्टीन में अगर हमने देखा, वहाँ हमारी भूमिका इजराइल प्रो होती चली गई। हालांकि हम वर्बली उतना नहीं किए, लेकिन हमारा जो इजराइल के साथ रिश्ता है और मोसाद वगैरह की जो भारतवर्ष में फंक्शनिंग है, तो राजनीतिक तौर पर एक अपना एक क्लाइंट स्टेट भारत बन के रह जाए, यह एक बहुत बड़ा खतरा है। हम उनके सबसर्विएंट हो जाए, अमेरिका का हित हमारा हित हो जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यह जो हमारी रणनीतिक स्वायत्ता की धारणा थी सन 47 से लेके, या मोदी भी कहते हैं, या उनकी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कहते हैं कि हमने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाई। भाई, आप अमेरिका कौन होता है कि हम रूस से तेल लेंगे कि ईरान से लेंगे या कहीं से भी लेंगे? आप कौन होते हैं डिक्टेटर? आपने मीडिया की बात की थी, तो मीडिया ने बीच में ऐसा बोला था कि भारत अब पुतिन और ये जो सिंगशई हैं, उनके करीब जा रहा है और अमेरिका के खिलाफ एक लॉबिंग हो रही है, रशिया, चाइना और इंडिया की। नहीं, ये लोग जो जियो पॉलिटिक्स को सही नहीं समझते, उन लोगों की व्याख्या, मैं ऐसी व्याख्या में ये आमतौर से ये देखिए, कभी भी भारतवर्ष एंटी अमेरिकन, जी, प्रो चाइना, प्रो इंडिया, यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ कतई नहीं जाएगी। घूम फिर के चाहे जितना बेइज्जत किए जाएंगे अमेरिका, ये जाएंगे अमेरिका के साथ, यहाँ यूरोप के साथ भी नहीं खड़े हो पाते। तो आपके हिसाब से रशिया या यूक्रेन कौन ठीक है?
देखिए वो मुद्दा अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें नहीं नहीं, इंडियन पर्सपेक्टिव इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव का इसमें कोई मामला नहीं है। वो अभी हमारे बिजनेस है ना, ट्रेड है हमारा। नहीं, हमारे साथ सोवियत यूनियन के जमाने से आज रूस तक जो ट्रेड है, अभी हम उस पर कंसर्न है कि वह भारतवर्ष का, जैसे रूबल में अभी इंटरैक्शन हो रहा है, मैं अपने करेंसी में उनके साथ व्यापार कर रहा हूँ, ये सब का नुकसान पहुंचा है। तो ये जो नुकसान अमेरिका पहुंचा रहा है, यह भारत के क्या कोई वॉलंटरी एग्रीमेंट से कर रहा है? नहीं, फोर्स कंडीशन में ये समझौते हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता तो चोट पहुंच ही रही है, पॉलिटिकल जो सॉवरेनिटी है उसका भी नुकसान। तो आपके हिसाब से क्या मजबूरी, अगर ये गलत डील है तो क्या मजबूरी रही होगी कि ये डील करनी पड़ी? क्योंकि इनके इंटरेस्ट कारपोरेट के इंटरेस्ट के साथ, कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट कैसे इसमें सॉल्व होगा? क्योंकि अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, कारपोरेट क्या एक्सपोर्ट करता है? देखिए, पहली बात आप लोग इस जानिए, एक्सपोर्ट जो होता है, जो नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, वह हमारे देश में एग्रीकल्चर है, रॉ मटेरियल्स है, पुराने स्टोन्स हैं, आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई है, ये हमारा एक्सपोर्ट है, कॉटन है, इंडस्ट्री है। इसमें कारपोरेट आपको अमूमन नहीं मिलेंगे। जो कारपोरेट का मतलब ये है, जो कैपिटल को कंट्रोल करता, तो हमारे देश का जो कैपिटल है इस समय, उसको कंट्रोल कारपोरेट इंडिया का भी कर रहा है और ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल भी कर रहा है। उनके बीच का जो अलायंस है, उस अलायंस के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट मोदी सरकार ने बना दिया। मैं केवल अंबानी अडानी की बात नहीं कह रहा हूँ, उस पूरे सेक्शन का जो कारपोरेट है, जिसने टेक्नोलॉजी को मोनोपोलाइज किया है, जिसने आपके व्यापार को मोनोपोलाइज। अब जैसे देखिए, कह रहे हैं कि कोयले का हम भारतवर्ष में इंपोर्ट करेंगे। अरे भाई, कोयला हमारे पास इतना है, अडानी वो अपना कोयला ले आके ऑस्ट्रेलिया से, हमारे देश के सरकारों से, राज्य सरकारों से कहा जाता है कि यह कोल खरीदो, जबकि आप समझते हैं वो जो कोयला है भारतवर्ष के उत्पादन से बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है और बहुत बेहतर किस्म का वह कोयला भी नहीं है। तो ये जो हमारे देश का कारपोरेट है ना, ये इसी तरह का ट्रेड करता है। हाँ, इस थर्मल पावर, या देखिए इन लोगों का क्या है, लैंड का है, पोर्ट का है, ये सब उस तरह का ट्रेड है जो कॉलोनियल एरा में हमने विक्टोरिया राज में देखा या ब्रिटिश पीरियड। आपको कॉन्स्पिरेसी दिख रही है? ये कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं, ये नीति की बात है। ये जब आप जिस क्लास के सवाल को, जिस सामाजिक समूह के सवाल के साथ खड़े होते हैं, उसी के ही इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के और ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के साथ बहुत ही इंटरलिंक्ड है। जैसे पार्लियामेंट में कहा कि आपने संप्रभुता बेचा तो शर्म भी नहीं आई, अपोजिशन लीडर ने बात करी, तो ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। आप देश के सामने नहीं बता रहे हैं कि हमने क्यों समझौता किया, आप बताते कि इससे हमको रोजगार बनेगा, इससे हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इससे हमारी डिमांड बढ़ेगी। जा रहा है कि वो रेट कटे होके डाउन होके 18 आ गया। अब मैं बात ये हम कह रहे हैं, उस वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कीमत आपने दी जी? आपने पूरे इंडियन मार्केट को, जो गैट के जमाने से ले WTO तक, बहुत अधिक नहीं लेकिन जो भी प्रोटेक्ट किया गया था, वो सब को सब आपने छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ, मैं कोई बड़ा शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अर्थनीति के साथ, राजनीतिक संप्रभुता के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और भारत की जनता को इसका प्रतिकार। भारत की जनता को कैसे कंफर्म करना चाहिए कि कोई बड़ी डील हुई है? जीवन में आप देखोगे ये बहुत स्पष्ट तौर पर जीवन में आ रहा है। जैसे डेयरी उद्योग आपका धीरे धीरे चौपट होगा, आपका जो फार्मास्यूटिकल्स, कितने दिनों में इसके इफेक्ट्स आने की? ये देखो, जो नीति लागू होती है ये दिन की बात नहीं होती, वो नीति जब लागू होगी तो उसका जो प्रोडक्शन आपके यहाँ डंप होगा,
जब प्रोडक्शन डंप होगा तो मार्केट में यहाँ के लोग टिक नहीं पाएंगे। अब वो लोग कह रहे हैं भाई अगर आपको टिकना है तो कम्पीट कीजिए। कैसे आप, क्या सरकार, भारत पहले इस सरकार लायक बना दीजिए, फिर नहीं, कंप्लीट आप करें। उनको क्या जी। सब्सिडी दे रहे हैं? कैसे उद्योग उनके साथ कम्पीट करेगा? वो तो अमेरिका अपने उद्योग के लिए कितना पैसा खर्च करता है भाई, जी। कितनी सब्सिडीज देता है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है उसकी, उसके पास कैपिटल प्रचुर मात्रा में। हम टिकेंगे कहाँ उनके साथ? हमारा कॉटन से लेके जो भी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं वो कहाँ टिकने वाली है? हमारा जो भी कालीन उद्योग, ये सब कितना बेनिफिट इसमें हम उठा पाएंगे? सब्सिडीज खत्म होती जा रही हैं। तो आपका कहना ये है कि आंख बंद करके सरकारी आंकड़ों पर, सरकारी डिक्लेरेशन पर, हर वक्तव्य पर भरोसा न करके जनता को खुद एनालाइज करना चाहिए और एनालाइज करके आवाज़ उठानी चाहिए। इसी रास्ते पर एक कदम है जो ये राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक है। नहीं, ये भी एक कदम है और जगह जगह इसके खिलाफ आवाज भी उठ रही है। देखिए, अभी केवल मजदूर वर्ग ही नहीं, किसान ही नहीं, आम नागरिकों में, मध्य वर्ग में भी ये इसके खतरे के बारे में, जो निजीकरण बड़े पैमाने पर चल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र मिट्टी के दाम पे बेचे गए, जमीन बेची गई। अब जैसे ये मैंने 1000 बीघे जमीन जहां लीची की खेती होती थी, अन्य अच्छे खेत होते थे, 1 रुपए के दाम से अडानी को आपने लीज पर दे दिया 30 साल के, और जो वो बिजली पैदा करेंगे वह सामान्य रेट से ज्यादा होगी, जैसा कि वो झारखंड में कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इन सब प्रश्नों पर लोग सचेत हो रहे हैं, लेकिन सचेत होना एक अलग बात है, उसको पॉलिटिकल एजेंसी में तब्दील करना, वह पॉलिटिकल एजेंसी भारतवर्ष में तो भी लैग कर रही है, उसको निर्मित करने की जरूरत है। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट उसी दिशा में एक कदम है। तो आपके हिसाब से आखिर में ये बताइए कि डील जो अमेरिका बार बार कह रहा था कि डोंट टेक द ऑयल फ्रॉम रशिया, और ये करो, ये नहीं करो, और टैरिफ बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, जिससे कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है वो भी ज़ीरो की तरफ जा रहा था। तो क्या रास्ता आपके हिसाब से होना चाहिए? इस पर बहुत इस्टेब्लिश फैक्ट है। लोग कह रहे हैं कि हम निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में हम ट्रेड में प्लेयर नहीं है। लोगों का कहना है कि 3 चीज करो, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करो, टेक्नोलॉजी पर खर्च करो, क्वालिटी बढ़ाओ, प्रोडक्शन पर खर्च करो, प्रोड्यूसर इकॉनमी बनो, क्लाइंट इकॉनमी न बनो, केवल उनका माल न बेचो, प्रोडक्शन करो और कैपिटल फॉर्मेशन करो। ये बहुत एस्टेब्लिश्ड व्यूज है जो जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अदरवाइज आने वाले दिन और भी बड़े भयावह होंगे। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, रियल वेज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किसान एमएसपी तक नहीं पा रहा है, रोजगार का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान उस तरह से नहीं है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ऑल्टरनेटिव चिंतन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, बाहर के भी कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर बढ़िए, इन बड़े घरानों के ऊपर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कीजिए, क्योंकि ये बैठे बैठाए इतना मुनाफा कमाना, अरे कम से कम टेक्नोलॉजी पर पीपुल्स कंट्रोल हो, पूंजी जो निर्मित हो उसके लिए खर्च की जाए, कृषि को अच्छा किया जाए, छोटे मझोले उद्योग को मजबूत किया जाए, और हमारी अर्थव्यवस्था एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो। वही हम लोगों की ये डिमांड कैपेसिटी बढ़ाएगी, और डिमांड कैपेसिटी बिना बढ़ाए हुए आप इस अर्थव्यवस्था को बाहर के बूते ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी गूढ़ बातें आपने बताई। तो अखिलेश जी ने हमें बताया कि हमें जो ये डील हुई है विस्तार से आकलन करना चाहिए, और उन्होंने कुछ रास्ते ये बताए कि इस रास्ते से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि अपने सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाने में, और जिसमें कि सब्सिडाइज और टेक्नोलॉजी और सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मुहैया की जाती है तो इस रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।